Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So I am Sumant. Let's start the session for today, and this is another session for the mock practice with MCQs. So here we are going to discuss another part for the BFM CIB exam, right? So previously we have already discussed some important questions of the introduction to the treasury products, and here this will be another important one. So let me show you the content part first. Okay, so here you can see what we are going to discuss today, that is the funding and regulatory frameworks, BFM. So this is in the BFM module C for the CIB exams. So we are going to discuss some important questions related to funding and the regulatory frameworks, right? So let me show you the first question. So this is the first question. Requirements related to, first question is requirements related to CRR to be maintained by a banking company are given in. So what's the question is asking, like जो भी हमारा आरबीआई का गाइडलाइंस है कि हमें बैंक को सीआरआर मेंटेन करना ही है, सो ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, सेक्शन 42 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट, एंड ऑप्शन नंबर ई है नॉन ऑफ दिस। सो ये जो सीआरआर मेंटेन करने के लिए ये कहाँ पर दिया गया है, सो दिस हैज बीन गिवन इन सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट, सॉरी सेक्शन 42, बट इज सो आरबीआई एक्ट कौन सा है, 1934 होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है 1934, सो ये वाला होगा, पर सेक्शन क्या होगा 42 होगा। सो यहाँ पर ये वाला जो है 34 मिस है, पर ये आपका रहेगा आंसर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट, दैट इज 1934, गॉट इट। और ये जो सी आर रिलेटेड वी हैव ऑलरेडी completed the complete session CRR and SLR, ठीक है। सो इसका फुल्ली सेशन कंप्लीटेड हुआ है एक सीरीज का विथ केस स्टडी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं इन द बीएफएम प्लेलिस्ट। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। So this is the question number 2. You can see the bank are required to maintain CRR on the NDTL of last Friday of the, so जो CRR मेंटेन किया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन द एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या है, दैट इज नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। सो कंप्लीटली आपका इसके रिलेटेड एनडीटीएल रिलेटेड एक सेशन है, सीआरआर रिलेटेड एक सेशन है, सीआरआर वर्सेस एसएलआर एक है, उसके बीच में डिफरेंस सिमिलरिटीज क्या है, फुल्ली डिटेल्स आपको विथ एग्जांपल, पहले आप सीआरआर से स्टार्ट करिएगा, उसके बाद 1 बाय 1 1 बाय 2। सो कंप्लीट सेशन में आपका सीआरआर एनडीटीएल विथ एग्जांपल्स कैसे कैलकुलेशन करना है सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि जो सीआरआर है हम इन डिटेल बेस में कैलकुलेशन करते हैं, सो दैट इज ऑफ द लास्ट फ्राइडे ऑफ द डैश। सो ऑप्शन नंबर ए है प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, थर्ड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, एंड नेक्स्ट है प्रीसीडिंग मंथ, सेकंड फोर्टनाइट ऑफ लास्ट मंथ। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। सो ये क्या है ना, इसका है आपका एवरी 14 डेज। सो जो होता है ना आपका, सो फोर्टनाइट मतलब आपका 14 डेज में जो आएगा, सो दिस इज सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर प्रोविजन of RBI Act 1934, a scheduled commercial bank has to maintain cash reserve ratio CRR at prescribed percentage of its net NDTL net demand time liabilities. Such liabilities include, so such liabilities do not include, यहाँ पर अगर such liabilities do not include which of them, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, अंडर आरबीआई एक्ट 1934 एक कोई भी आपका एक शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक होता है उनको सीआरआर, जो सीआरआर है उनको मेंटेन करना पड़ता है।
सम परसेंटेज ऑफ द एनडीटीएल, ठीक है। सो इसमें से कौन सा जो लाइबिलिटी है जो कि इंक्लूडेड नहीं है। और ये एनडीटीएल का सेशन देखिएगा, उसमें आपका एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा वाला जो एनडीटीएल में कौन सा आपका एनडीटीएल में इंक्लूड होगा, कौन सा नहीं होगा, फुली डिटेल्स में एक सेशन है, ठीक है। जस्ट फॉलो ऑल द सेशंस, यू कैन इजीली आंसर। सो यहाँ पर जो आंसर है कौन सा लाइबिलिटी होगा, इंक्लूड नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ओवर ड्यू टाइम डिपोजिट्स विथ बैंक्स, डिपोजिट्स एट कॉल, refinance availed by a bank from RBI, NABARD and SIDBI, all of the above and option number A and C only, ठीक है। सो यहाँ पर जो आंसर है, अगर आपने वो वाला सेशन देखे होंगे, यू कैन इजीली आंसर इट। सो इसका जो आंसर है दैट इज द रीफाइनेंस अवेल्ड बाय ए बैंक फ्रॉम नाबार्ड एंड सिडबी। जो भी आपका रीफाइनेंस है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। और भी कोई कुछ है वो भी आपको वहाँ पर मेंशन होते हुए मिलेगा, ठीक है। तो ये इंक्लूडेड होगा। ओवरड्यू टाइम रिलेटेड जो भी आपका ओवरड्यू अमाउंट है वो बैंक का कस्टमर जो भी आपका टाइम, ये टाइम डिपॉजिट मतलब क्या है कि एफडी है, इसका रिलेटेड एक एग्जांपल के साथ हुआ है। अगर मैं यहाँ पर भी आपको वही वाला एक्सप्लेन करूंगा देन ये जो है ना सेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी आपको मैं बोल देता हूँ शॉर्टली, पर वहाँ पर आप जाइए सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस मिल सके। सो टाइम रिलायबिलिटीज जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे पकड़ लीजिए 12 मंथ के लिए ये वाला हुआ है। सो 12 मंथ के बाद ये जब मैच्योर हो जाता है, सो कस्टमर ने नहीं लिया है अपना, मतलब क्लोज नहीं किया है, तब इसका ओवरड्यू अमाउंट रहेगा टर्म डिपॉजिट में। उस केस में कस्टमर कभी भी आके ये वाला अमाउंट को, ओवरड्यू अमाउंट को डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका इंक्लूड होगा। डिपॉजिट्स एट द कॉल, सो ये भी आपका होगा। सो जो नहीं होगा दैट इज रीफाइनेंस विथ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज आरबीआई, नाबार्ड एंड सिडबी। तो ये जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is or are exempted from provisions related to CRR? So कौन सा वाला है जो कि exempted है from the provisions related to CRR? जो CRR related जो provisions होता है उससे exempted है। So ऑप्शन नंबर ए है NRA balances, NRNR balances, FCNRB balances और deposit liabilities of offshore banking units and all of the above। सो यहाँ पर जो है एग्जेम्प्टेड का भी एक सेशन बना है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर इसका आंसर देखिए, ये आपका इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है क्योंकि कोई कस्टमर का बैलेंसेस है, तो ये तो आपका डिपॉजिट रहा ना, जो कस्टमर तो कभी भी डिमांड करके ले सकता है। सो ये जो है जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का जो भी डिपॉजिट लाइबिलिटी है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, सो दैट इज एग्जेम्प्टेड। और ये वाला पर्टिकुलर लाइन वहाँ पर भी मेंशन किया गया है हमारा सेशन में, आप देखिएगा पूरा पॉइंट टू पॉइंट विथ एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए ये जो है ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। So, as per banking guidelines of RBI, banks are required to maintain a minimum percentage of required CRR amount on a daily basis during a fortnight, which is applicable to all days of the reporting fortnight. ठीक है। सो कितना परसेंटेज उनको सीआरआर जो डेली, उनको तो कोई आपका फोर्टनाइटली जितना भी सीआरआर है, जैसे कि सीआरआर 100 है, इसको मेंटेन करना ही होगा, पर डेली उसको उस सीआरआर का, ये जो 100 का कितना परसेंटेज है जो मिनिमम सीआरआर डेली मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। सो इसका जो परसेंटेज है कितना होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 80%, 50%, 35%, 70%। एक केस स्टडी में ये वाला हमारा क्लियर हुआ है, आप प्रीवियसली देख सकते हैं, ठीक है। सो 70% नॉन ऑफ दिस। सो इसका जो आंसर है उसको डेली मिनिमम आपका सीआरआर का कितना 70% बैंक को मेंटेन करना होगा। ये सीआरआर तो आपको फोर्टनाइटली मेंटेन करना ही है, पर ये जो सीआरआर 100 का 70 आपका बैलेंस आज सीआरआर अकाउंट में रहना चाहिए ही चाहिए। सो दिस इज कंपल्सरी, यू हैव टू मेंटेन दिस मिनिमम सीआरआर ऑन डेली बेसिस। एंड आपको एट द एंड ऑफ दिस फोर्टनाइट आपको ये जो 100 मेंटेन करना है, पर आपको उससे पहले एवरी टाइम आपका 30 आप लास्ट में मैनेज कर सकते हैं, पर आपका एवरी नाइट 70 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी है 70% यू नीड टू मेंटेन ऑन डेली बेसिस, गॉट इट। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, at present RBI allows interest on eligible cash balances maintained by the banks on, so अभी RBI इंटरेस्ट दे रहा है, दैट इज ऑन एलिजिबल कैश बैलेंसेस मेंटेन्ड बाय द बैंक्स। सो आरबीआई के साथ जब भी आरबीआई के साथ हमारा मेंटेन होता है कोई भी कैश बैलेंस, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है बैंक को, ठीक है।
सो ये जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज ऑन व्हिच बेसिस? सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज क्वार्टरली बेसिस, बी इज द मंथली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, annual basis, or none of this. So here if we talk about the previously, जैसे कि 2005 में एक आरबीआई का सर्कुलर आया था जिसमें कि ये मेंशन किया करता है कि जो जैसे कि सीआरआर में जो एलिजिबल है सो उसमें एनुअली मिलेगा और पेनल्टी अभी एनुअली लगता है, ठीक है। तो जो भी आपका पेनल्टी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे सो दैट विल बी अप्लाइड ऑन एनुअली बेसिस। पर अभी 2015 में एक सर्कुलर आया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द सीआरआर ऑन द एलिजिबल अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड विद आरबीआई, दैट इज सीआरआर। तो इसमें बोला है कि नो, सो यहाँ पर है दैट इज कोई भी नहीं, सो दिस इज नॉन ऑफ दिस आंसर होगा, क्योंकि प्रेजेंटली ये आपका कोई भी आपका इंटरेस्ट पे नहीं होगा फॉर द सीआरआर मेंटेनेंस। और पेनल्टी जो लग रहा है सो दैट इज ऑल्सो एनुअली बेसिस में लगेगा, ठीक है। सो पहले ये था एनुअली, पर अभी आपका नो इंटरेस्ट विल बी पेड फॉर द सीआरआर। आपका 2015 का सर्कुलर आप रेफर कर सकते हैं, वहां पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। और वन मोर एक अपडेट है कि आप और एक फुल्ली लेटेस्ट वाला जो सर्कुलर है जुलाई 2021 का, यहाँ पर भी बताया गया है कि नो इंटरेस्ट पेमेंट विल बी पेड विल बी डन ऑन द सीआरआर, ठीक है। और ये आपका सर्कुलर का नंबर भी मैं आपका रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, आरबीआई DOR। तो आपका 2020-22 के लिए आपका 80 वाला सर्कुलर में ये वाले। तो इस नाउ आपका जो लेटेस्ट है दैट इज नो इंटरेस्ट विल बी पेड फॉर द सीआरआर मेंटेनेंस, ठीक है। सो हियर ऑप्शन विल बी आंसर विल बी नॉन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, statutory returns prescribed by RBI for SLR under section 24 of the Banking Regulation Act 1949 is, so जो भी आपका statutory return में prescribe किया गया है by RBI for SLR, so जो SLR के लिए अंडर सेक्शन 24 SLR के लिए कौन सा वाला है आपका सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सीआरआर के लिए है आपका आरबीआई एक्ट ऑफ 42 सेक्शन, ठीक है। सो दैट इज 1934, गॉट इट। सो यहाँ पर है फॉर्म ए रिटर्न्स, फॉर्म आपका जो स्टैट्यूटरी रिटर्न कौन सा वाला पार्ट में है, फॉर्म दैट इज 8 VEEE रिटर्न, फॉर्म SDF रिटर्न, फॉर्म एक्स एंड नॉन ऑफ दिस। सो यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी रिटर्न है so that will be described in the फॉर्म 8, फॉर्म 8, गॉट इट। तो यहाँ पर जो है जो आपका क्या रहता है आपका स्टैट्यूटरी रिटर्न को मेंशन किया जाता है फॉर SLR कंप्यूटेशन, ठीक है। सो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेट डिमांड and time liabilities in respect of offshore banking units are exempted from, so जो हमारा NDTL रहता है दैट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफशोर बैंकिंग से जो भी हमारा डिपॉजिट रहता है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है फॉर्म किस का मतलब कौन से रीजन के लिए, सॉरी कौन से पर्पस के लिए उसको एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब कौन से पर्पस के लिए इट विल नॉट इंक्लूडेड, फॉर व्हिच पर्पस इट विल नॉट इंक्लूडेड। सो ऑप्शन नंबर ए है मिनिमम CRR रिक्वायरमेंट, maintaining average CRR balances, minimum SLR requirement, and next option is maintaining prescribed current SLR, and both option number B and C. So this offshore banking units, so in detail में इसको जो किया जाता है for that purpose that is the maintaining average CRR balance, so ये जो maintaining average CRR balance के लिए इसको include नहीं किया जाएगा, which one, that is offshore banking units के जो भी आपका in detail रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी है आपका मेंटेनिंग एवरेज। देखिए यहाँ पर क्लोज रिलेटेड है, मिनिमम सीआरआर रिक्वायरमेंट नहीं, आपका जो मेंटेनिंग एवरेज सीआरआर बैलेंस, गॉट इट। सो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so here you can see under section 24 of Banking Regulation Act 1949, all SCR, all scheduled commercial SCBs
all scheduled commercial banks are required to maintain maximum 40% of their demand and time liabilities as SLR in the form of, so उनका जो SLR में कितना होता है, SLR आपका कितना 50% सॉरी 40% मैक्सिमम हो सकता है, गॉट इट। सो यहाँ पर बताया गया कि ये जो SLR मेंटेन होगा ये कौन से फॉर्म में, इन व्हिच फॉर्म दिस SLR विल बी मेंटेन, एंड SLR कौन से कहाँ पर है, देखिए बार बार रिपीट किया जाता है, बैंकिंग SLR इज आज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दैट इज सेक्शन 24, ऐसे ही याद रखिएगा। देखिए CRR आपको याद रखिएगा दैट इज सेक्शन 42, RBI का है 1934 एंड आपका SLR है आपका सेक्शन, ये देखिए उल्टा हो गया, ठीक है, एक को याद रखिए दूसरा वाला हो जाएगा, दिस इज 24 एंड दिस इज बैंकिंग BR एक्ट 1949, गॉट इट। सो यहाँ पर जो है SLR में कौन से फॉर्म में होता है, जैसे आपका CRR में आपको पता है, तो CRR में आपका कैश वर्सेस में होता है, तो SLR में कैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑब्वियसली ये तो आपका नहीं होगा, ये CRR के लिए है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, गोल्ड वैल्यूड एट ए प्राइस नॉट एक्सीडिंग द करेंट मार्केट प्राइस ऑन इंक्योर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज वैल्यूड एट ए प्राइस आज स्पेसिफाइड बाय द RBI, तो जो भी कोई भी एक अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है एंड ये इसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज द प्राइस प्रिस्क्राइब्ड, जो भी आपका RBI ने स्पेसिफाई किया प्राइस उसके अकॉर्डिंगली इसको अगर सिक्योरिटीज होगा सो दैट विल बी आल्सो एक्सेप्टेड। सो नेक्स्ट है वन और मोर ऑफ द अबव, और नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ओनली B and C, only B and C। सो हियर वन और मोर ऑफ द अबव मींस आपका जो SLR है CRR के लिए उसको कैश ओनली कैश मेंटेन होगा, पर SLR में आपको लिक्विड एसेट होता है, जो SLR होता है ये क्या है आपका लिक्विड, आपका कैश में भी रह सकता है कुछ, एंड लिक्विड एसेट, जो लिक्विड एसेट क्या होता है, जो कि आपका एसेट है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। आपका SLR का सेशन देखिएगा, पहले CRR देन SLR, देन आपको ये वाला फुली क्लैरिटी आ जाएगा। सो यहाँ पर जो है ये तीनों आपका इंक्लूडेड है, सो दैट्स व्हाई वन और मोर ऑफ द अबव, एक हो सकता है या तीनों में और एक से भी ज्यादा, मतलब ये तीनों ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is or are exempted from computation of NDTL for CRR but not for SLR purposes, मतलब कौन सा आपका है जो कि NDTL of the NDTL जो कि CRR के लिए exempted है पर SLR के लिए exempted नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, so amount received from SIDBI under CGFTSI by invoking guarantee, amount received from court receivers, interbank deposits, term borrowing liabilities of originally matured of 15 days and above and up to 1 year, interbank deposits, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिपॉजिट हेल्ड एज सिक्योरिटीज फॉर एडवांसेस। सो यहाँ पर जो है देखिए जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो आपका रिफाइनेंस है, तो ये तो आपका एक्सक्लूड होगा ही होगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कोर्ट रिसीवर्स, तो ये भी आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो ये डिपॉजिट्स हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर एडवांसेस, ये आपका CRR के केस में क्या होता है, डिपॉजिट जो हेल्ड है एज ए सिक्योरिटी, अगर वो एडवांस जब तक हमारे पास है तो कस्टमर अपना डिमांड नहीं कर सकता है, ठीक है। पर अगर कस्टमर ने, ये वाला आपको मैं एक्सप्लेन किया हूँ, कस्टमर ने अपना एडवांस को पे कर लिया, तो इन दैट केस ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ है ना, ये हो जाएगा आपका डिपॉजिट डिमांड लाइबिलिटी हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर ने तो अपना जो लाइबिलिटी है पे कर लिया, तो उसके बाद तो ये सिक्योरिटी उसका ही हुआ ना। तो वो कंडीशन अप्लाई होता है, इफ द एडवांस हैज नॉट पेड देन दैट सिक्योरिटी इज आवर्स, अगर हो गया पेड देन ये हो गया डिमांड, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं है, पर ये जो है इंटर बैंक डिपॉजिट्स आपका CRR कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता है, पर आपका SLR कैलकुलेशन के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर C है, दैट इज इंटर बैंक टर्म डिपॉजिट्स और टर्म बोरोइंग्स, जो भी आपका इंटर बैंक जैसे BOB ने आपका SBI के साथ किया है, सो दैट इज लाइक इंटर बैंक। तो यहाँ पर जो है मैच्योरिटी ऑफ 15 डेज और अबव एंड अप टू 1 ईयर, तो ये करेक्ट आंसर है फॉर दिस। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, कंप्यूटेशन एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स आप देख सकते हैं। सो होपफुली आपको ये वाला जो सेशन है फंडिंग एंड रेगुलेटरी
तो सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा एंड कुछ आपका प्रिपरेशन में आपका एड ऑन किया होगा। जो लोग आपका हमारा जो प्रीवियस सेशन है एसएलआर एंड सीआरआर का देख लिए होंगे, सो उनके लिए ये एक मॉक जैसे प्रैक्टिस सीरीज हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। सो वहाँ पर फुल्ली ऑल द कॉन्सेप्ट्स हैज बीन डिस्कस्ड। कुछ कुछ एड ऑन आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगा विथ एग्जाम्पल्स, आप उसको मॉकअप करने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर केस स्टडी भी करिएगा, वहाँ पर भी कुछ एड ऑन मिलेगा। सो केस स्टडी जैसे होता है कि वहाँ पर आपका कुछ एमसीक्यू का कॉम्बिनेशन होता है। सो दोनों दोनों से रिलेटेड है। सो जब भी आप प्रैक्टिस करिए जस्ट रिलेट करते रहिए सो दैट आपको एग्जाम में मेन इंपॉर्टेंट आपका सीआईबी जो क्लियर करने के लिए ना मेन इंपॉर्टेंट है कि आप जितना चाहिए कॉन्सेप्ट अपने माइंड में डालते रहिए और ये आपको हेल्प करेगा उस 2 आवर के अंदर क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। सो hopefully you like this, then do like share subscribe to our channel and share this session as well with your friends those who are preparing। and फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में। और if you have any feedback any suggestions then do mention in the comment section and I will definitely consider and I will happy to consider all the suggestions from your side, right? So till the next session just take care of yourself and see you soon guys. Thank you.